नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो न्यास ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, 16 दिसंबर हर साल हमारे माजी के ज़ख़म ताज़ा कर देता है। सकूत ढाका को निस्फ सदी से ज़्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन ये ज़ख़म अब भी ताज़ा है। ये वाक़या एक इम्तिहान के साथ साथ हमारे लिए एक सबक भी था। इस अलमी से हमने कुछ सीखा, अपनी राहें सीधी की या उसी रविश पर कायम है। आज का दिन हमसे हर साल ये सवाल करता है और गुजर जाता है। हिलाली साहब, 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान को कभी नहीं भूल सकता। माजी में झांके तो इस सानहे के पस मंज़र में कौन से अवामिल दिखाई देते हैं? ये सानहा क्यों पेश आया? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 लोग थे जो चाहते थे कोई चेंज हो। मिसाल के तौर पे याहिया खान भुट्टो और मुजीबुर रहमान। याहिया खान चाहता था कि वो प्रेसिडेंट रहे, इन दोनों के अगर जो भी इनका अरेंजमेंट है वो रहे। मुजीब वो तो चाहता था कि या वो प्राइम मिनिस्टर बने ऑफ पाकिस्तान या एक इंडिपेंडेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बने। और भुट्टो साहब जो थे उनको ये एक चीज़ पता चल गया था कि वो प्राइम मिनिस्टर जब तक मुजीबुर रहमान है और ईस्ट पाकिस्तान का परमानेंट मेजॉरिटी होगा, माने ईस्ट पाकिस्तान को वन मैन वन वोट का मतलब ये है कि बंगाली का हर वक्त मेजॉरिटी होगा। तो वो उसको पता था कि ऐसे तो मैं कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता हूं कि जाके मैं बंगाल में इलेक्शन लड़ूं। मगर लेट मी से वन थिंग, उसका अलोन कसूर नहीं है। मुजीबुर रहमान को 2 दफे दावत दिया था याहिया खान ने कि आओ पिंडी बात करो। उसने कहा नहीं। उसने कहा तुम मुझे बताओ 6 पॉइंट्स जो हैं हमारा, तुम एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। और 6 पॉइंट जो अवामी लीग ने पास किया था वो एक कॉन्फेडरल प्लान था। उसका मतलब ये था कि एक कॉन्फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो और अलहदगी और कॉन्फेडरेशन समझिए एक ही बात है। तो ये बातें इस तरीके से ये जो ईस्ट पाकिस्तान से हमारे अलग हो गया। अगले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब गलत बात है कि हम हार गए, हमारी फौज बुरी तरह हारी, मिलिट्री नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं 90,000 लोगों ने बेशक सरेंडर किया होगा, मगर 32,000 लोग थे जो सिर्फ लड़ सकते थे। और उनके खिलाफ कितने लोग थे? 9 डिविजन्स ऑफ द इंडियन आर्मी। 133,000 लोग 32,000 लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे और उनके पास टोटल एयर सुपीरियरिटी थी। तो क्या आप समझते हैं कि वो नहीं प्रिवेल करते? बिल्कुल प्रिवेल किया। तो मैं रिपीट करता हूं, ये 90,000 जो सरेंडर किया था ये ट्रूप्स नहीं थे। इनमें नॉन फाइटर्स, सिविल सर्वेंट्स, औरतें, बच्चे और वो लोग बस पाकिस्तानी जो उधर से निकल के जाने थे वो भी थे। और आप पूछेंगे ये हमने फैक्ट्स भी गए? नहीं, ये थे शर्मिला बोस ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर, एक किताब, मशहूर किताब लिखा है, उसने ये कहा था। और उसके हमूद रहमान कमीशन के कैजुअल्टी रिपोर्ट्स थे 27,000 ईस्ट पाकिस्तान के फाइटिंग पे। बोस के थे बिटवीन 50 to 100। और यकीन करें कि मुजीबुर रहमान कह रहा था कि 3 मिलियन लोग मर गए। देख रहे हैं आप किस किस्म की झूठ और किस किस्म की रॉन्ग परसेप्शंस ईस्ट पाकिस्तान के जंग के बारे में स्प्रेड हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ये एक मौका मिला है मुझे जे रहीम की बात भी बताऊं और कुछ परसेप्शंस भी ठीक करूं। ओरिया साहब, सियासतदान सकूत ढाका को फौजी नाकामी करार देते हैं, जबकि चंद रोज़ कबल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक तकरीर में इस वाक़े को सियासी नाकामी करार दिया था। तो क्या अब वक्त आ गया है कि इस बारे में कुछ बात कर ली जाए कि आखिर नाकामी थी किसकी? देखिए, दोनों का जैसे उन्होंने कहा ना, गुजरात साहब ने, दोनों का मिली भगत थी। मैं आपको यहाँ पर खुर्शीद हसन मीर जो थे, पीपल्स पार्टी के MNA थे वहाँ से, रावलपिंडी से, उनकी बात सुनाता हूँ कि जिस वक्त इलेक्शन ख़त्म हो गए 1970 के, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो हम एक गाड़ी में थे, तो आगे भुट्टो था और मैं गाड़ी चला रहा था, पीछे 2 लोग और लोग थे वो मौजूद थे। तो पीछे से दोनों जो नौजवान लड़के थे वो अभी भी जिंदा हैं,
उन्होंने कहा कि ये तो हम तो इलेक्शन जीत गए हैं लेकिन हम तो हुक्मरानी नहीं करेंगे, हम तो पंजाब और सिंध में ज़्यादा करेंगे। कुतुबुल्लाह शाह साहब ने बाकायदा लिखा है कि अयूब खान के ज़माने में ही एक फीलिंग बन गई थी सिविल सर्विस के अंदर भी और उसके अंदर भी अपना आर्मी के अंदर भी कि इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। वो जो सोरवर्ती का प्लान था, जो पैरिटी वाला प्लान था, उसको ख़त्म किया जाए और उसके साथ साथ इनको अलहदा किया जाए ताकि हम ये फौज में आ जाते हैं, 5 फुट 2 इंच के होते हैं, 3 इंच के होते हैं, इनको रिलैक्सेशन मिलती है। सिविल सर्विस वाले भी बड़े अच्छे खासे परेशान होते थे कि इनको बंगाली पढ़नी पड़ती थी, वो तो उर्दू जानते होते थे, फिर जाके कोई चिटागोंग में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं और नौकरी कर रहा है, इस तरह। तो ये भी एक प्लान था कि बस खत्म, मैं काफ़ी हो गया, जितना हमारे साथ रहना था रह लिया, अब खत्म हो जाए। पूरा उन्होंने तफसील से इस बारे में ब्रिगेडियर अफार खान की और याया खान की बातें और कन्वर्सेशन उन्होंने लिखी है। लेकिन मशरकी पाकिस्तान में हुआ ये, मैं मुजीबर रहमान से यहाँ मिला था जिस वक्त ये यहाँ आया लाहौर में और वो उसने जलसा किया, तो उस वक्त हमने उनसे शोरश कश्मीरी के उस चिटान के दफ्तर में सवाल किया कि हमने कहा कि आप यहाँ पर आ खड़े, आपने को 5-6 जगहों पे आपने बंदे खड़े किए हैं, एक मोहम्मद खान रईसानी को खड़ा किया आपने, उसमें एक मुल्तान में खड़ा किया है। तो उसने बड़ा फट से जवाब दिया, उसने कहा मैं तो फिर आपके साथ हूँ, इसके अपना फेडरेशन के साथ हूँ, मैंने तो 6-7 बंदे खड़े किए हैं, आप भुट्टो से पूछो, उसका तो एक बंदा भी वहां नहीं खड़ा हुआ। हमने फिर उसका जवाब देते रहे कि जमात इस्लामी ने भी खड़ा किया, फलान ने भी खड़ा किया, मुस्लिम लीग ने भी खड़ा किया, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। और उसके बाद उसने फिर बातें और तरफ चलेगी और तो वो लग रहा था कि मुजीबर रहमान एक इस पे प्लान पे है कि वो किस तौर पे यहाँ पर आके इसको या तो बंगाल को अलहदा कर ले या वजीर आजम बन जाए। लेकिन याया खान का जो प्लान है बड़ा खौफनाक था। अच्छा, आप अंदाजा करें कि उस प्लान के अंदर हमारी फौज वहां मौजूद थी, लेकिन रेगुलर पोस्टिंग्स भी हो रही थी। टिक्का खान वापस आ रहा है, फलानी यूनिट वापस आ रही है, फलानी यूनिट वापस आ रही है, और हमारा जो रुतलेस एटीट्यूड था वो बड़ा खौफनाक था। देखिए, जहां तक पॉलिटिशियंस की खराबियां थी वो अपनी जगह, लेकिन जब 25 मार्च को ऑपरेशन शुरू हुआ, मेरे सामने किताब पड़ी हुई है, स्ट्रेंजर इन माय ओन कंट्री, ये ईस्ट पाकिस्तान की ऊपर मेजर जनरल रिटायर्ड खादम हुसैन राजा की किताब। ये वहां पर जीओसी थे, मतलब ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो पहले टिक्का खान थे, फिर जनरल नियाजी थे। ये बड़ी खौफनाक हकायक वाली किताब है, अगरचे के मुदरमा की में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप अंदाजा करें कि इनमें वाकया लिखते हैं कि जैसे ही नियाजी एंटर हुआ और नियाजी ने उससे कहा ये लोग मुझे जानते नहीं, और फिर गाली देकर कहा मैं इनकी नस्ल बदल के रखता हूं। आप अंदाजा करें कि बहुत सारे बंगाली अफसर थे, वो कहते हैं वहां पर मौजूद थे, और सन्नाटा छा गया। अच्छा। और सन्नाटे के दौरान एक बंगाली मेजर था मुश्ताक, वो उठा, उसके हाथ में पिस्तौल था, होल्स्टर में पिस्तौल था, वो बाथरूम में गया और उससे खुदकुशी कर ली। ये एक कैफियत थी जिसकी बहुत ज्यादा चीजें लोगों ने बताई हैं। असल मसला यह है कि अगर तो फौज बॉर्डर पे रहती और लड़ती, वो तो लड़े हैं और बहुत सारे लड़े हैं, लेकिन फौज ने जो 25 मार्च ऑनवर्ड आर्मी एक्शन की सूरत किया, उनसे एट्रॉसिटी कमिट में इतनी ज्यादा नहीं हुई है, 3 मिलियन। फिर एक और मैं आपको बात बताऊं, एक साहब हैं जो कि अनारगुल, वो जो मुजीबर रहमान के साथ थे, उनके साथ उसमें थे, रखे गए थे स्पेशल ब्रांच की तरफ से एक इंटेलिजेंस के तौर पे, जब मुजीब यहाँ पे गिरफ्तार था। उसका इंटरव्यू भी मुजीबर रहमान शामी साहब ने कर लिया और बाकी लोगों ने भी उसका किया। अनारगुल कहता है कि मैं मुजीबर रहमान के पास जब बैठा, पहले दिन गया तो उसने एकदम नमाज का वक्त आ गया तो नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हो गई। उसको ना अखबार मिलती थी, ना रेडियो मिलता था, ना कुछ और चीज थी, उसको कुछ पता नहीं थी बाहर क्या हो रहा है। इतने में 16 दिसंबर आ गया। 16 दिसंबर के बाद 17 को याया खान ने को, वो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, याया खान एक नया आइन बनाना चाहता था, यहाँ पर रहना चाहता था। उसके बाद फौज के लोगों ने कहा कि नहीं, पॉपुलर लीडरशिप को लेकर होता कि ठीक हो। कहता 19 को फौज चार्ज लेके भुट्टो जो है जेल में आ गया। भुट्टो जब जेल में आया तो उसने कहा कि मुजीबर रहमान को देखा, उसने कहा तुम कैसे जेल में आ गए हो, तुम्हें भी पकड़ लिया याया खान ने। उसने कहा याया खान जा चुका, अब मैं यहाँ पर सदर हूं और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूं। कहता है एकदम गुस्से में आ गया। अच्छा। गुस्से में आके वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो एक अपोजिशन का लीडर हो, उठो मुझे लेके जाओ और मैं वज़ीर आज़म का ऐलान करता हूं और मैं उस वक्त कहता हूं कि इंडिया अपनी फौजें यहां से निकाल ले। कहता है उसके बाद हुआ ये कि भुट्टो सीख पा हो गया। उसने कहा जो कुछ हो चुका है हो चुका, डन इज डन, तुम आराम से यहां बैठे रहो। उसके बाद उसने बड़ी कोशिश, कहता है कि उसने अपने आप को बंद कर दिया। ये तो ओपन चीजें ऐसी होंगी जो टीवी पे आ चुका है। मुजीबर रहमान शामी साहब ने उसका ओपन इंटरव्यू ले लिया, उसने अपने को बंद कर लिया और रोना शुरू कर दिया, चीखे मार के रोता रहा और हमें समझा कि खुदकुशी न कर ले, लेकिन हम खोल नहीं सकते। 4 घंटे के बाद बाहर निकला और मुझे कहता है नारगुल मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि पाकिस्तान एक रहे,
मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे उन्होंने मजबूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड फिर उसको वो BBC ने वो फिल्में दिखाई, वो फिर उसको पास सीधा इंडिया भेजा गया। वहाँ से फिर वो हालात बिल्कुल ही बर्बाद और ख़त्म हो गए। लेकिन असल मसला ये नहीं है। आज बंगालियों से आप मिलें, वो समझते हैं हमारे साथ हाथ हो गया, हम साथ ज्यादती हो गई। हम साथ रहना चाहते थे। आप पाकिस्तानियों से पूछें, हमारे साथ ज्यादती हो गई। लेकिन इन किरदारों को, जिनका नाम जफर लाली साहब ने लिया है, जुल्फकार अली भुट्टो को, या खान को, और उस तरह आप देखें 37 लोग थे पाकिस्तान के अपोजिशन के लोग, ये बड़े बड़े लोग, मोहम्मद नसरुल्लाह था, ज़ौहरुल्लाह था, मुमताज़ तौलताना था, अपना मौलाना, सवाए एक आदमी के, अहमद रज़ा कसूरी के, कोई एक भी ढाका की असेंबली अटेंड करने गया। अहमद रज़ा कसूरी गया, उसका अंजाम क्या हुआ? उसके बाप को कत्ल करवा दिया गया। मसला सारा ये था कि यहाँ के पॉलिटिशियंस ने भी, यहाँ के और लोगों ने भी खास तौर पे पूरे का पूरा हिस्सा लिया, और आज हम यहाँ पर खड़े। हिलाली साहब, अब पाकिस्तान को ये जताया जाता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर ज़्यादा खुशहाल और तरक्की याफ्ता हो चुका है, तो पाकिस्तान के हालात देखते हुए क्या ये हकीकत नहीं लग रहा? यस, बिल्कुल सही है। ये तो आप किसी वक्त गूगल करें और आपको पता चल जाएगा। मगर असली बात जो है, हिस्टोरिकल बात जो ये है, ये जो औरिया साहब ने कहा मुजीब के बारे में, अगर वो वाकई नहीं अलग होना चाहता था पाकिस्तान, तो 1962 में और 1966 में वो क्यों खौफनाक तरीके से हिंदुस्तान गया और इंदिरा गांधी को मिला, जब इंदिरा गांधी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थी। इसके पहले ये गद्दारी का चार्ज जो अगर तला में इनके खिलाफ लगा रहे थे, उससे पहले लगना था। हमने क्यों इग्नोर किया? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, याकूब खान जो था, मेरा एम्बेसडर था, और मैं उसके साथ वाशिंगटन में, मैं उस वक्त काउंसलर था 77 to 79। मैंने उसे पूछा, शिकागो में हम बैठे हुए थे, मैंने कहा आपने क्यों इस्तीफा दिया? आपने इसलिए कि आप डर रहे थे एक्शन लेने के लिए, ऐसा कुछ था? तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो, मैंने तो बहुत दिन पहले कह दिया था कि एक्शन लो। ये जो अवामी लीग है, ये इस किस्म के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैंने कहा लेट्स स्टॉप इट नाउ। मगर याहिया ने कहा नहीं। मगर जब उसने फिर मुझे कहा एक्शन लो, मैंने अपना कहा कि टू लेट, अब इतने लोगों को मारना पड़ेगा कि मुनासिब नहीं लगेगा, लिहाजा मैं नहीं कर सकता, ये लो मेरा इस्तीफा। बिल्कुल ठीक। तो ये जो हुआ है, और भुट्टो को पता था जब तक फौज नहीं हारे, आप बताएं भुट्टो कैसे बन सकता था? जब तक फौज नहीं हारे और जब तक ईस्ट पाकिस्तान सेसीड ना करे, नो वे दैट ही कुड बी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को सही करना चाहिए। हम लोग बूढ़े हो गए, मगर हमारे से सुन ले और देन यू कैन फैक्टर इट इन। जब क्या सही करना चाहिए? बिल्कुल सही लाली साहब। और ये सब हमें क्या ठीक करना चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश तो लगता है कि काफी आगे निकल चुका है, कुछ ना कुछ उन्होंने तो अमेंडमेंट्स की ना, लेकिन हम कहाँ पीछे रह गए? नहीं, देखिए तारीख को बहुत दुरुस्त करना चाहिए। मैंने ढाका में भी कहा था, मैंने कहा ठीक है आपने तरक्की कर ली है, लेकिन मुझे बताओ कि क्या 71 तुम्हें गुमराह किया गया, तुम्हें कहा गया मगरबी पाकिस्तान तुम्हारा पटसन खाता है, और तुम बहुत तकरीरें करते थे कि इस्लामाबाद की सड़कें जो हैं उससे पटसन की बू आती है। क्या 71 से पहले एक बंगाली इंडिया में जाके नौकरी करने गया? 1,30,00,000 बंगाली 3,000 4,000 की नौकरियां करते हैं। और आप अंदाजा करें कि जो NRC उन्होंने इंडिया ने बनाया, इन्हीं बंगालियों के खिलाफ बनाया। सबसे बड़ा 1986 के अंदर जो हंगामा हुआ था, वो इन्हीं बंगालियों के खिलाफ हुआ था, कि वो आसाम के अंदर, और राजीव गांधी जाकर सुलह करा के आया था और कहा था इनकी अलहदा रजिस्ट्रेशन करो। ये जो बात कर रहे हैं साहब अगरतला साजिश केस की, आप अंदाजा करें, अयूब खान ने उसके खिलाफ केस लेना शुरू किया। असम जफर साहब लिखते हैं कि हम चाहते थे कि इसका केस जो है इसको मदद की अंजाम तक पहुंचाया अगरतला का, लेकिन पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां खड़ी हो गई कि हम उस वक्त तक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे जब तक मुजीब का केस विड्रॉ ना करो और मुजीब को लाके ना बिठाओ। आप अंदाजा करें कि उस मुजीब को प्रेसिडेंट हाउस में इस्तकबाल किया गया कि जो इंदिरा गांधी से मिला था और जो उसने वहां जाकर उसने साजिश की थी। आपकी तारीख को छोटी है, उसी अयूब खान ने उसका इस्तकबाल किया जिसने उसके खिलाफ किया था। क्यों? ये सारे दौलताना, ये सारे नवाब नसरुल्लाह, ये सारे अपना मौलाना मदूदी, ये कौन लोग थे जो मुजीब को लेके आए थे? बड़े अहम पॉइंट्स उठाए नाज़रीन। एक और अहम मामला ये कि चमन बॉर्डर पर बिल फायरिंग हो रही है और हम लोग का सिलसिला दराज होता जा रहा है। मगरबी सरहद पर हमारी हो क्या रहा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाजरीन, चमन बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और हमलों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसके नतीजे में एक शहरी जाँ बहक और 12 जख्मी हुए थे, जबकि 4 रोज़ पहले भी उसी जगह बिला इश्तियाल फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हुए थे और नवंबर में भी ऐसा ही सानिहा पेश आ चुका है। हिलाली साहब, चमन बॉर्डर पर असल मसला इस वक्त है क्या? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि चमन बॉर्डर पे टीटीपी और मेरे ख्याल में ये टीटीए जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने फेंस को जो लगा हुआ है उधर, उसको डिसमेंटल करना चाह रहे थे और किया उन्होंने। और हम शायद कॉट बाय सरप्राइज जैसे वो कहते हैं, और हमने शुरू में कुछ नहीं किया। तो शायद यही वजह ये है कि उन्होंने सोचा कि हम चलें, इसको निकालते जाएं, हम तो वी ऑलवेज अपोज दिस। तो उन्होंने जब फिर किया तो हमने रिएक्ट किया। रिएक्शन हमारा एक था, बम्बार्डमेंट उन्होंने सिविल एरियाज, सिविलियन एरियाज पे, सिविलियन घरों पे, बिल्कुल। तो काफ़ी कैजुअल्टी रेट्स हुए। जाहिर है हमने उस तरीके से जवाब नहीं दिया, मगर सुना है कि हमने उनके कोई मिलिट्री चीज़ों पे हमला किया था, मगर इट्स नॉट इनफ। ये काफ़ी नहीं है। आपको सोचना चाहिए, ये कभी नहीं मानेंगे वो फेंस, शुरू से ये नहीं मान रहे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता। ये कोई मिलिट्री पे है, क्या क्या रिएक्शन माइन करेंगे आप अपने बॉर्डर्स को? बॉर्डर क्रॉसिंग उनको ये करने के लिए क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, माने क्या करेंगे आप? इसलिए कि टीटीए जो है वो टीटीपी को तो रोक नहीं सकती, ना वो रोकने चाहती है। उनको उन्होंने पनाह दिया है, उनको उन्होंने हथियार दिया है, उधर से वो हमें अटैक कर रहे हैं। तो मैं ये समझ ही नहीं सकता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे एम्बेसडर पे 100 गोलियां चली हैं, 100 गोलियां चली है हमारे एम्बेसडर के खिलाफ। किधर से? एक घर जो पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर से देख सकता था। तो भाई, जब एक एम्बेसी है और एक टारगेटेड एम्बेसी है, आपने सोचा ही नहीं कि वो घर को खाली कराएं या वो घर पे ऐसी सिक्योरिटी लगाएं या कोई उधर से जाके 100 गोली। अब आप सोचिए 100 गोली कितने देर लगते हैं और वो फायर करते गया है। और अब तो हमें पता चल गया है ना कि ये टेररिस्ट का देश घर बन गया है। टीटीपी, दाइश, आईसिस, अल-कायदा, ये सब उधर हैं, इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको 1-2 चीजें जल्दी से बता दूं जी। 40 मिलियन अफगान हैं, 39 या 40 मिलियन। उनके जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है वो सब पाकिस्तान से स्मगल हो रही है, बिल्कुल हमारे बॉर्डर से वो बात जा रही है। तो क्यों नहीं हमारे डॉलर्स कम हो जाएंगे? और दूसरी बात है, गंदम और ये वो, उनका खुराक हमारे वहां से आ रहा है यार। तो क्या कर रहे हैं आप लोग इसके बारे में? ठीक है ओरिया साहब, हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इससे पहले ये सवाल भी हम है कि अफगान तालिबान ने काबुल में इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान से ये वादा किया था कि वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो क्या वजह है कि वो इस वादे को पूरा करने से कासिर हैं? देखें, इसको बड़ा सीरियसली उस पर गुफ्तगू करने की जरूरत है। मेरी आज ही बहुत सीरियस किस्म के अफगानिस्तान के जो अहम नुमाइंदे हैं उनसे बात हुई। अच्छा। अफगानिस्तान जब अमारत इस्लामी अफगानिस्तान आई है तो सबसे पहले दहशतगर्दी वहाँ शुरू हुई है, बम धमाके वहाँ शुरू हुए हैं। मज़ार शरीफ में बम धमाका हुआ, हर महीने 2 से 3 बम धमाके होते थे। ठीक, वो तो टीटीपी नहीं करती थी ना, वो तो वहाँ उन पर दाइश उनके खिलाफ पक्का था और उनको पता था कि वो कहाँ से हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि आए हम आपके साथ नेगोशिएशन करवाते हैं। और नेगोशिएशन शुरू हुई। उस नेगोशिएशन में किसी न किसी हद तक मैं किसी न किसी हद तक थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था और हुआ, लेकिन उसके बाद इन्होंने को 3-1 हज़ार लोगों को रिहा भी कर दिया। यहाँ तक कि वो मुस्लिम खान जो था, जो कि रेडियो चलाता था, उसको भी रिहा कर दिया। बाकायदा उसको सजाए मौत हुई थी और एक बहुत शानदार किस्म की सूरत हाल चल रही थी और ये बैलेंस हो रहा था। पाकिस्तान में अमेरिकन जो है उसके बाद रजीम चेंज हुई और रजीम चेंज के बाद अमेरिकन जो था उनका बेसिक प्लान अमेरिकन का ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों आपस में लड़े। अफगानिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बड़ी क्रूशल है। अफगानिस्तान में उनके जो वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू भी बता रहे थे कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो सारी ब्यूरोक्रेसी है वो वही है जो अमेरिकन वहाँ छोड़ के गए हैं।
वो तालिबान के भी खिलाफ हैं और पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं। अच्छा, इसीलिए अभी हमारे एक दोस्त मेजर आफ्ताब फार्मा गए हुए थे, वो रास्ते में उनको 6 घंटे रोक लिया गया, हालांकि वो सारे के सारे एड लेके गए थे। वो फिर जाके उन्होंने ऊपर बात की, तब जाके उनको छोड़ा गया। जिस दिन पाकिस्तान के एम्बेसडर पे हमला हुआ, 100 गोलियां चली हैं, उसी तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर हिकमत जार पर हमला हुआ है, वहां 600 गोलियां चली। और हिकमत जार खासतौर पे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर उनके था और उनको खासतौर पे सपोर्ट कर रहा था। अमेरिकन चाहते थे कि ये सपोर्ट भी वहां से खत्म कर दी जाए। अच्छा। उसके साथ साथ एक और अहम तरीन बात वहां पर यह है कि वहां पर 2 क्लैश आपस में भी चल रहे हैं। हक्कानी ग्रुप जो खोस्त ग्रुप है वो बिल्कुल अलहदा चाहता है, वो जरा सा मॉडरेट है, वो चाहते हैं औरतों को तालीम भी दी जाए, सब कुछ किया जाए। जबकि कंधारी ग्रुप जो है वो चाहता है कि नहीं, ये 5वीं जमात के बाद औरतों को तालीम नहीं दी जाए। इसके बाद हुआ ये है कि वो यूनिवर्सिटियों को तो खोली हुई हैं, लेकिन 5वीं के बाद स्कूल बंद किए हुए हैं और वो खोस्त ग्रुप चाहते हैं कि नहीं। इसकी वजह से अब अंदाजा करें कि अफगानिस्तान में, काबुल में और मज़ार शरीफ में, बाकी जगह अब हिजाब कम होता चला जा रहा है और एक बड़ी अपराइजिंग सी वहाँ बिल्टअप हो रही है, जैसे ईरान के अंदर बिल्टअप होती है। वो बहुत सीरियस है इस मसले के अंदर कि इसका क्या हल किया जाए। अच्छा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे अहम तरीन चीज जो अपना हिलाली साहब ने कहा वो फेंस है। फेंस बुनियादी तौर पर अंग्रेज ने नहीं लगाई थी। अंग्रेज के जमाने में इन्फिल्ट्रेशन होती थी, यहां से लोग जाते थे, नहीं लगाई गई थी। पाकिस्तान ने कम कम जब तक पाकिस्तान बना है 70 साल हमने नहीं लगाई। हम यहाँ से बंदे जाते थे, जाके रशिया के खिलाफ लड़ते थे। हमने 14 साल रशिया की लड़ाई लड़ी, हमने फेंस नहीं लगाई थी। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो फेंस जो है ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आप रबात से शुरू हो जाएं और कोयटा तक आए, ये 450-500 किलोमीटर का इलाका है। मैं चाकी का डीसी रहा हूं। ये पूरे का पूरा रेगिस्तान है, मतलब आपका सैंड ड्यून उड़ता है, पूरी पूरी फेंस उसके अंदर आ जाती है। अच्छा। फिर उसके बाद पानी का कुआं यहाँ है तो लोग वहाँ हैं, ठीक है, लोग यहाँ हैं तो पानी का कुआं वहाँ है, बाजार जहाँ है। तो ये सूरत अंग्रेज तकसीम कर गया हुआ था। और वो कभी कभी सर्दियों के हिसाब से इधर से माइग्रेट, लोकल माइग्रेशन वहाँ पर होती थी। उसकी ओवरऑल कभी ऐसी, अभी भी जो फेंस टूटी है, आप सोचें 1700 किलोमीटर के अंदर से फेंस जो टूटी है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलोमीटर की टूटी है। अच्छा। जिसके ऊपर पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया शोर शोर मचा रहा है कि ये फेंस टूटी है। अब चमन में क्या हुआ? चमन बुनियादी तौर पर स्मगलिंग हब है। अच्छा। मैं चमन का असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं 88 के अंदर। ये वही ज़माना था जब मुल्ला उमर वहाँ पर एक जगह पढ़ाया करते। मेरी बहुत दफ़ा उनसे मुलाकात उस ज़माने में हुई है। और फिर उसके बाद जब 95-96 में उसको भी मैं पूरी तालिबान की सारी मूवमेंट को देख रहा था जो मुजाहिदीन के खिलाफ खड़ी हुई थी। अब वहाँ पर होती स्मगलिंग एक्टिविटी। इस स्मगलिंग एक्टिविटी पर यह कोई नई बात नहीं है। आप अंदाजा करें, नजीबुल्लाह के ज़माने में फायर होते थे। असिस्टेंट कमिश्नर जो था वो ट्रेंच के अंदर सोता था। अच्छा। यहां से बोगरा का रेस से एक आदमी होता था, वो फायर करता था, वो नूरजई थे। वहां से इस्मतुल्लाह मुस्लिम था, वो फायर करता था। हम रात पूरी ट्रेंच में गुजारते थे। मुझे लोग फोन करते, दाबस्ता के लाज ना हो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, रोको इसको। रुकता नहीं था। अच्छा। ये अच्छा, सिर्फ वाई चमन, बिकॉज चमन इज द स्मगलिंग हब। चमन में एक अड्डा कहूल में, अड्डा कहूल का इलाका है, रंगीन मंडी का इलाका है, इस सारा इलाका है, घर बने हुए हैं। एक घर का दरवाजा पाकिस्तान में है और दूसरा दरवाजा जो अफगानिस्तान में खुलता है। वहां उन्होंने उनको स्मगलिंग गोडाउन बनाए हुए। अच्छा। लड़ाई वहां से शुरू हुई। अब तालिबान की जो फोर्स वहां पर मौजूद है वो कोई, इसलिए तो अगले दिन खोल दिया। अगले क्यों खोल दिया? सबको पता था कि ये चमन के लोग जहां एकदम एहतजाज करते हुए आएंगे कि हमारा माल नहीं जाने दे रहा, वहां से माल नहीं आता। इनकी चमन का तो हम तो जानते हैं, शीला बाग ऑनवर्ड किसी की अथॉरिटी कभी नहीं रही। तो असल मसला यह है कि इसको बहुत बड़ा एग्जिजरेट करके आज जो सेंटकॉम का आया हुआ है जनरल माइकल एरिक कुरेला जो है, इससे मुझे बहुत बू आती है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तवज्जो इंडिया के बॉर्डर से हटके अफगानिस्तान के बॉर्डर से साथ चली जाए। अल्लामा इकबाल नादिर शाह के पास गए थे जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तो उन्होंने एक बात पैगाम दिया था नादिर शाह को कि देखो, मैं देख रहा हूं कि खित्ता इसके साथ बन रहा है, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ कभी भी तल्लुकात खराब हों, कि जब तक हिस्टोरिकली हमारे तल्लुकात यहां तक ठीक रहे हैं, हम इंडिया पे गालिब रहे हैं। अब वो नहीं चाहते कि इस तौर पे कभी भी, और वो जो लड़ाई पाकिस्तान दोबारा अगर खुदा ना खास्ता है लड़ाई में कूद गया तो ना हम वेस्ट की तरफ रहेंगे ना हम ईस्ट की तरफ रहेंगे, हम दोनों गैर मुस्तकम हो जाएंगे। ठीक है हिलाली साहब, इन सब हालात के बावजूद बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि अफगान तालिबान हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात जारी रहेंगे। तो ये कितना खुशाइंद है कि टेबल टॉक को अभी भी अहमियत दी जा रही है? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। कौन कहता है कि बात नहीं होनी चाहिए? प्रॉब्लम यह है कि बात इनके साथ करना कोई फायदा नहीं है। एक दिन बात करते हैं, दूसरे दिन उसके मुखालिफ एक्शन लेते हैं। बिल्कुल। हमने $300 मिलियन, $300 अरब इस फेंस पे खर्चा है भाई। कोई तो वजह होगा जो हमने किया है। पागल तो नहीं है ना हम।
तो अगर $300 मिलियन हमने खर्चा है इस पे, और स्मगलिंग और क्या क्या मैंने आपको अभी बताया है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 40 अरब और लोग आ गए हैं उसमें, इसलिए इधर से सब चीज स्मगल होके जाता है और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम डॉलर्स खत्म हो गए हैं मगर अफगानिस्तान को हमारे डॉलर्स जा रहे हैं, हमारा वीक खत्म हो गया है मगर अफगानिस्तान को ये जा रहा है। अब आप कहेंगे हमारा कसूर है, उनको रोको, नहीं रोक सकते, इसलिए फेंस लगाए हैं। अब आप ये फेंस को भी नहीं काम कर, या तो आप अपने बॉर्डर्स को रोकें और डोंट लेट इट हैपन, रोकें ये स्मगलर्स को, मगर आप तो इनकरेज करते हैं। अब आपके पास पैसे नहीं है, अब आप अफीम उगा रहे हैं उधर। ये भी आप एक स्टेटिस्टिक्स जल्दी से जल्द आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कितना अफीम उधर उग रहा है, इसलिए कि अमेरिकनों ने उनके डॉलर जब्त कर लिए, वो कहते हैं हम अफीम उगा के डॉलर बेच ये करेंगे। अच्छा। यार अफगानिस्तान इज अ प्रॉब्लम स्टेट। और मैं तो समझता हूं कि हम लोग अगर देखिए, हम चाहते हैं गुड रिलेशनशिप, मगर कुछ तो करो यार, उनको कहो तो सही कि तुम इमदाद चाहते हो, लो इमदाद जितना है देंगे, तो पनाह लेना चाहते हो आओ लो, हम तो नहीं रोक रहे, 3 मिलियन तो हैं इधर, क्या चाहते हो तुम? बस ये चाहते हैं कि आके इधर रेट करें, पैसे बनाएं, उधर ले जाएं और तगड़े हो गए फिर वापस आएं। That's not on. उड़ीसा वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने जो न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग की, तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो पाक अफगान सरहद पर कशीदगी बढ़ाने में भारत का हाथ होने के कितने खदशात हो सकते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, वहां पर अफगानिस्तान के बहुत जबरदस्त किस्म की पोजीशन मौजूद है, और आज भी वहां पर वो सारे के सारे उनके जो लोग हैं वहां जाके मिलते रहते हैं, और वहां उनके तल्लुकात मौजूद है। उन्होंने ओपीएम की बात की है, मैं जरा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं। मुल्ला उमर ने 1996 के अंदर 90 ऑर्डर पास किया था कि नो ओपीएम, इट्स अ रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री कि 97% सप्लाई होती थी ओपीएम की अफगानिस्तान से, 0 पे आ गई थी। और उसके बाद जब अमेरिकन आए हैं, उसके बाद फिर ये 87% वर्ल्ड सप्लाई जो थी ओपीएम की यहां से जाती। 20 साल अमेरिका यहाँ है, एक दिन के लिए भी ओपीएम की पैदावार वहां कम नहीं हुई, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिकन जो थे उसके जरिए से टीटीपी को पैसा देते थे। ये कौन लोग हैं जो टीम के अंदर बैठे हुए हैं? इन्हीं के बंदे हैं। मैं तो पहले बताया कि उस वक्त पूरी ब्यूरोक्रेसी उनकी है। आप सोचें कि हम पाकिस्तानी जाते हैं, उनसे वो जो नफरत करते हैं वो लोग हैं जो वहीं के हैं, और उनको फिर जाके आप तालिबान की लीडरशिप से कहते हैं, तब जाके उनको गिरफ्तार किया जाता है। 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया कंधार के रास्ते में, इस टीम को जो मैं जिनका नाम ले रहा हूं। सिचुएशन वहां क्रूशल है। मतलब सारा यह है कि अगर आपने $300 बिलियन लगाए हैं उस वक्त, तो किसके कहने पे लगाए थे? फेंस बनाने के लिए। आप मुझे बताइए कितने इंसिडेंसेस हो रहे थे या कितने वहां से वहां हो रहे थे? मसला सारा यह है कि आपको अमेरिकन चाहते थे कि यहां आपकी फेंस लगे, और अमेरिकन ने उसके लिए आपने उसका कोलिशन रिपोर्ट फंड से पैसे लगाए। हम उस वक्त कहते थे कि यार बॉर्डर तो देखो किस किस्म का है। अभी फिर कहते हैं आप अच्छा चलो फेंस लगा दी, आप कहते हैं 95%। तो कौन लेके जा रहा है गंदम? कौन लेके जा रहा है अपना खाद? कौन लेके जा रहा है आटा? इसका मतलब है कि तुम लोगों के अपने बंदे हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं आटा वहां जा रहा है, फलां जा रहा हो, भाई फिर फेंस लगाने का क्या फायदा है? इसका मतलब यह है कि आप फेंस वर्क ही नहीं करती। हम उस वक्त सर फटोल करते थे कि भाई हम बॉर्डर पे हमने उम्रें गुजारी हैं, हमें पता है ये बॉर्डर इसका है ही नहीं, इससे फेंस किया जा सके। आप खुद सोच रहे हैं, मैं बताऊं 400 किलोमीटर रेत है, उस रेत के अंदर फेंस उसके अंदर दब जाती है, पता ही नहीं चलता कहां से हो। रेत के टीले के ऊपर से आप गुजरते हैं। ये चागी का इलाका जो है, ये पटकोनों का इलाका जो है, ये बराबचा का इलाका जो है, ये रबात का इलाका जो है, ये उसके ऊपर नीचे शरावक का इलाका जो है, रेत है। ये 400-450 किलो ऊपर का तो मैं उस तरफ नहीं रहा था, यहां तो मैं सर्व करता रहा हूं। असल मसला यही है कि जिस बंदे ने भी इनको बताया था बेसिकली एक ऑफेंस करने के लिए, पाकिस्तान में सबसे पहले आईएसटी टेलीफोन वहां लगा था चमन के अंदर, किसी और जगह नहीं लगा था। असल मसला यह है कि आपको थोड़ा सा यार खुदा के लिए 20 साल आपने उनके एंटी लड़ा। आप उनके दोस्त नहीं थे 20 साल, आप उनके दुश्मन थे, मान लो, क्यों नहीं थे? आप कमिटी ऑफ नेशंस में उनके खिलाफ खड़े थे, आपके 3 एयरपोर्ट उनके खिलाफ इस्तेमाल होते रहे, आप क्या करते रहे? उसके बावजूद भी अगर उन्होंने बाकी चीजों को बुला के, आप खुद सोचें कि आपके जो इतने लोग जाते हैं वहां पर, यहां पर लाहौर से एक साहब गए, मैं जानता हूं, एक यूनिवर्सिटी के सरबराह, वो वहां जाके पूरा हॉस्पिटल वहां पर वो कर रहे हैं। आपके लोग चाहते हैं, उनको वेलकमिंग करते हैं। एक छोटे से इंसिडेंट को बना के, इससे ज्यादा इंसिडेंट तो आपके रोज कश्मीर में होते हैं। नाज़रीन, मुल्की सरहदों की हाल आपने जानी, मुल्क के अंदर सियासी फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात तो होते रहे, लेकिन अब तक कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका है। दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर से असेंबलियाँ तहलील करने से पहले उसके नताइज को समझने की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और सुनने में ये भी आया है कि मुनस इलाही ने पंजाब असेंबली तोड़ने की सूरत में सीट एडजस्टमेंट की शर्त भी सामने रख दी है। कल इमरान खान ने असेंबलियाँ तहलील करने की तारीख देनी है। हिलाली साहब, असेंबलियाँ टूटती देख रहे हैं आप? हाँ, मैं देख रहा हूँ। अच्छा। हालांकि इमरान खान को कहा गया है कि तुम तोड़ोगे तो इम्कान है, डिस्क्वालिफिकेशन तुम्हारा उसका इम्कान है या शायद उससे भी ज़्यादा उससे भी कुछ बुरा चीज़ हो जाए अगर तुम असेंबली तोड़ोगे। अच्छा। इस किस्म की धमकियाँ उसे मिल रहे हैं। अगर देखिए, सीधी सादी बात है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर उन्होंने नहीं तोड़ा और छोड़ दिया और ये गवर्नमेंट कम अगस्त उन्होंने जाके एक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो भी इनके तरीके होते हैं, एक साल एक्स्ट्रा, एक साल और उन्होंने कहा इमरजेंसी के प्ली में कि हम एक साल और इधर बैठेंगे, तो कौन रोकने वाला है उनको? कौन होगा उन कहने कि ये गलत है? तो मेरे ख्याल में, और दूसरी बात ये है, जिस तरीके से ये यू टर्न होगा, जिस किस्म की मायूसी उसके सपोर्टर्स, उसका जो ब्लो बैक होगा, वो तो मेरे ख्याल में लीथल होगा। वो कहेंगे ये तो बुज़दिल है, तो झूठ बोलता है, ये तो करता ही नहीं है जो ये कह रहा है। तो मेरे ख्याल में बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। हालांकि जो स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे जनवरी में जब IMF वापस आता है, अगर अमेरिकनों ने उनको कह दिया कि जाओ वापस और इनको बचाओ, इसके लिए बीबी आज कोई नहीं है आपको बचाने के लिए, सिर्फ IMF। अमेरिका, चीन भी नहीं करेगा, वो भी कहता है IMF होना चाहिए, सऊदीज भी कह रहे हैं IMF रहना चाहिए। तो आपको IMF रहना है और उसके लिए आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स लाइक फ्यूल रैशनिंग और रैशनिंग भी लेने पड़ेंगे, फ्रूट प्राइसेस के लिए। तो मैं तो सिर्फ आपको कह रहा हूं कि इसको बर्दाश्त कोई गवर्नमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता जो पब्लिक की ब्लो बैक होगा इन मेजर्स के खिलाफ। मगर और अगर इमरान खान डरता नहीं इन चीज़ों से, मार्शल ये जो प्रोलॉन्गेशन ऑफ द असेंबली कर जाएं, और हालांकि उन्होंने अगर ये इस किस्म का अश्योरेंस पहले नहीं देता तो मेरे ख्याल में उसको कोई नुकसान नहीं होता अगर एक 6 महीने 9 महीने और चलने देता है। मगर वो देख लिया है कि उसने कह दिया अपनी आवाम को। और दूसरी बात है, क्या पता इन लोग क्या करें अगर टिक गए। ठीक है नाज़रीन, इमरान खान और पीटीआई के असेंबलियां तोड़ने पर इख्तलाफात तो हैं, लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर रूस से तेल लेने का जो बयानिया है उसमें कुछ तजादात नज़र आ रहे हैं। ओरिया साहब, क्या देख रहे हैं? पीडीएम तो खुद ही एक पेज पे नहीं है। देखें, उन्होंने मुसद्दक मलिक को बेसिकली भेजा था कि ताकि किसी न किसी हद तक कोई आग पे पानी डाला जाए, और जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है। एक बात बड़ी तय है कि देखें, हो ये रहा है कि मुकम्मल तौर पर वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से कोई रीशेड्यूलिंग हो जाए। असल में मसला होता यह है कि अगर आप किसी जापान से या इंग्लैंड से या फ्रांस से कर्जा लिया हुआ है तो वो कभी रीशेड्यूलिंग नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो चाहते ये हैं कि हमारी उनकी सारी कंपनीज का, बाकी चीज़ों का, उस पर सारा बजट बन रहा होता है। वो कहते हैं 400 अरब रुपया तुमने कर्जा लिया हुआ है ना, तो तुम 500 हमसे ले लो, 100 से खर्चा काम चलाओ, 400 में वापस कर दो। अच्छा। ये तो वो कर सकते हैं, और वो जो 500 है वो उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक IMF आपके पास ना आए। और IMF अगर आपके पास नहीं आता तो आप डिफॉल्ट में जाने के तैयार हैं। और अगर 2-3 दिन के बाद तो आप अमेरिका में और यूरोप में मुकम्मल जैसे कहते हैं अब 10-15 दिन के लिए काम ही नहीं हो रहा और ये बंद हो है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि इमरान खान ने बेसिकली इनको अंगेज किया हुआ था इस सारी सूरत हाल के अंदर कि वो चाहता था कि ये इलेक्शंस के ऊपर आए। उसके ऊपर वो लोग आ भी गए, बात भी शुरू हो गई, वो उस पर लेके आना चाहते हैं। इस बीच में उन्होंने लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन अनाउंस कर दिया पंजाब के अंदर। अब इस वक्त सिचुएशन बड़ी क्रूशल है। मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले दिन से काफ लीग ने इमरान खान के साथ ये कहा था कि आप हमें सुनाएं, हम बुरा बनने को तैयार हैं। अच्छा। लेकिन इनको अंगेज रखें।
इसलिए कि एक अगर दो गवर्नमेंट्स आपके हाथ से निकल गई तो ये आपके साथ वो कुछ करेंगे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब अगर ये गवर्नमेंट्स यहाँ मौजूद रहती है और आ जाते हैं इलेक्शंस और पीटीआई अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन स्वीप करके जीत जाती है तो उसके बाद इसका मतलब है कि अगले 4 साल के लिए दोनों सूबों के अंदर पीटीआई की लोकल बॉडीज में गवर्नमेंट है। उसके बाद ये मेरा मुझे लगता है कि शेड्यूल ये देंगे जनवरी के एंड में कहीं असेंबलियां तोड़ने का। अच्छा। और क्योंकि ये अंदाजा उनका तकरीबन ये हुआ है। असल में इसमें जो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि चाहते हैं कि अभी असेंबलियां टूटेंगी, उसके बाद एक कन्फ्यूजन पैदा होगा और कन्फ्यूजन के अंदर बाकी चीजें आएंगी जिसमें अहमद मीर जैसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि जनाब वो अपना मार्शल लॉ लग जाएगा, और उसमें फवाद चौधरी एक ऐसा किरदार है कि जो चाहता है कि ये वो उसने कहा भी है, लोगों का भी है कि कल वो ऐलान करने वाले हैं। हालांकि इस वक्त इमरान खान कल लायामल का ऐलान करेगा और बात उसकी बिल्कुल ठीक। देखिए इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का पिवट बन गया है। इमरान खान जो है वो जो फिक्रा कहता है, मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके ऊपर होती है, उसके बाद वो जो क्या नाम है उधर वाला जो है अपना सिंध वाला उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर होती है, फिर पीपल पार्टी के एक और बंदा बैठता है, फिर उसके बाद अपना नून लीग के आ जाते हैं, वो जलसे को तकरीर कर रहा होता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता ये है कि असेंबली जो है वो उसका ऐलान जरूर करेंगे कि किस दिन तोड़ेंगे, वो डेट भी दे देगा, लेकिन वो डेट चूंकि अभी उन्होंने हल्का बंदियों में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को फ्रीज कर दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट फ्रीज करके अगर आप इस वक्त असेंबली कल या परसों तोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह है कि कन्फ्यूजन का स्टेट आएगा जिसमें पीटीआई के इलेक्शंस को, और लोकल बॉडीज इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, तो वो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो असल मसला यह है कि मुझे लगता है कि ऐलान तो हो जाएगा कल, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इलेक्शन के बाद हो जाएगा लोकल बॉडीज के। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।